आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। काबीना ने 8वें पे कमीशन के तहत ज़ेर गौर मामलात को दी मंजूरी। 18 माह के अंदर अपनी सिफारिशात पेश करेगा कमीशन। 2025-26 रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक खादों पर मबनी सब्सिडी की शरह भी मंजूर। साइक्लोन मोंथा ने इख्तियार की शिद्दत। आंध्र प्रदेश में काकीनाड और मछलीपट्टनम के दरमियान आज शाम या रात को साहिल से टकराने की उम्मीद। कई रियासतों में रेड अलर्ट जारी। कई ट्रेनें और परवाजें मनसूख। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तैयारियों का लिया जायजा। सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF समेत इमदादी एजेंसियां तैनात। इलेक्शन कमीशन ने जनस्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर को जारी किया नोटिस। बिहार और मगरबी बंगाल में वोटर शनाख्ती कार्ड रखने से मुताल्लिक दिया गया नोटिस। कमीशन ने प्रशांत को 3 दिन में जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को हाई कोर्ट से लगा बड़ा धचका। प्राइवेट इदारों को सरकारी अहाते में दाखिले की इजाजत देने पर रियासती हुकूमत की पाबंदी खत्म। 17 नवंबर को होगी अगली समाअत। दिल्ली NCR में आलूदगी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का एक और कामयाब ट्रायल। बुराड़ी, करोल बाग और मयूर विहार समेत कई इलाकों में की गई क्लाउड सीडिंग। जल्द होगा तीसरा ट्रायल। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने किसानों और मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को बड़े तोहफ़े दिए। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सबसे बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए 8वें पे कमीशन की मंजूरी है। मरकजी वजीर ने बताया कि मीटिंग में हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए 8वें पे कमीशन की तश्कील को मंजूरी दी। इसमें पे कमीशन के तरीक़ाकार और तमाम ज़ाब्तों को हतमी शक्ल दी गई है। सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। मरकजी हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन के तौर पर रंजना देसाई को मुकर्रर किया गया है। इस कमीशन को 18 माह में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने का काम सौंपा गया है। इस मुद्दत के दौरान कमीशन मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मरात में तब्दीली की जाँच और सिफारिश करेगा। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और DOPT के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस JCM के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि रबी सीजन के लिए किसानों की ग़िज़ायत पर मबनी सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर और नाइट्रोजन के लिए खाद की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 37,952 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। काबीना की जानिब से DAP और TSP के लिए खुसूसी सब्सिडी की मंजूरी से किसानों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम फास्फोरस और पोटैश और सल्फ़र, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ PNK फर्टिलाइज़र हैं उन सब का सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। फास्फोरस, पोटैश और सल्फ़र के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS इनका रुपीस पर किलोग्राम के
ये प्राइसेस डिसाइड हुए हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। बिहार असेंबली इंतखाबात में अपनी तमाम तर कोशिशें लगाने वाले प्रशांत किशोर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनस्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर को 2 वोटर शनाख्ती कार्ड रखने पर नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने उनसे 3 दिन में जवाब तलब किया है। उनका नाम बिहार और मगरबी बंगाल दोनों की वोटर लिस्टों में दर्ज है। मगरबी बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता के तौर पर दर्ज है, जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का हेडक्वार्टर वाक़ है। काबिल जिक्र है कि प्रशांत किशोर ने 2021 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए ममता बनर्जी की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। वो उस वक्त टीएमसी के सियासी मुशीर के तौर पर काम कर रहे थे। सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर गौर प्रकाश पासवान ने महागठबंधन के मंशूर पर कहा कि उनका मंशूर झूठ का पुलिंदा है और उनके वादे और ऐलानात का मकसद सिर्फ अवाम को गुमराह करना है। झूठ का पुलिंदा, सपनों के सौदागर हैं ये महागठबंधन के लोग। हमें आज भी याद है कि ये लोग जिस प्रांत में जाते हैं, कर्नाटक के वादों को पूरा नहीं किया, तेलंगाना के वादों को पूरा नहीं किया, बिहार के वादों को पूरा नहीं किया, झारखंड में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको पूरा नहीं किया। तो महागठबंधन के लोगों की घोषणा होने वाली है, वायदे होने वाले हैं, निराधार, बेबुनियाद सपनों के सौदागर साथ आएंगे और सपने दिखाएंगे बगैर किसी विजन के, बगैर किसी रोड मैप के। बिहार असेंबली इंतखाबात पर जेडीयू लीडर अरुण कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि एनडीए आइंदा बिहार इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेगी। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, गांव खेत खलियान में जो शकुन है, विकास के जो आयाम बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कारवां आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, 2/3 बहुमत मिलेगा एनडीए को। जैसे जैसे बिहार असेंबली इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब आरजेडी के बिल बोर्ड्स के तनाज़े पर रद्दअमल जाहिर किया है, जिसमें तेजस्वी यादव को जन नायक का नाम दिया गया है। तेज प्रताप ने अपने भाई के होर्डिंग्स पर जन नायक के इस्तेमाल पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि लोहिया जी और कर्पूरी और लालू यादव ही हकीकी लीडर हैं, तेजस्वी यादव जन नायक नहीं हो सकते। जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो मजीद 12 रियासतों में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी SIR करेगा। इससे कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। तमिलनाडु में हुक्मरान DMK ने SIR पर बातचीत के लिए 2 नवंबर को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें कहा गया है कि अपोजिशन जमातों को इसकी मुखालफत के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय आइन सिर्फ भारतीय शहरियों को वोट का हक देता है। इसके बावजूद DMK, कांग्रेस, TMC और समाजवादी पार्टी समेत कुछ सियासी ग्रुप धरंदाजों और फर्जी वोटर्स की हिफाजत के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी DMK की ऑल पार्टी मीटिंग पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। भारत के चुनाव में वोट का अधिकार भारत का संविधान केवल भारतवासियों को देता है, लेकिन भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली
घुसपैठी और नकली वोटों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही है। ये सीधा देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। कांग्रेस, डीएमके सहित इनके सहयोगी पार्टियां घुसपैठियों को बचाने में लगी हैं। मृत वोट और फर्जी वोटरों के बल पर सत्ता में आने का कुप्रयास कर रही। कांग्रेस की स्थिति यह है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप लोकतंत्र के मामले में देखेंगे, संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के मामले में देखेंगे, तो उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के साथ जो है वो विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा 100% होनी चाहिए और होगी। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा हो रही है, और इन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो कोई पहली बार नहीं देश में हो रही है। और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अगर मतदाताओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही तो उसका स्वागत होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में एसआईआर के दूसरे मरहले का ऐलान किया है। दरअसल आसाम में AIUDF के रहनुमा रफ़ीक़ुल इस्लाम ने कमीशन के इक़दाम की हिमायत का इज़हार किया। रफ़ीक़ुल इस्लाम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर कराने का इख्तियार है। वोटर लिस्ट लोगों ने सबमिट किया है, इसका तो जो एसआईआर में रिवीजन होता है उससे अच्छा रिवीजन हो ही गया, इसीलिए आसाम को अलग रखा है, ये अच्छा किया है। लेकिन अभी जो 12 स्टेट में 12 स्टेट में एसआईआर का काम होगा, हम यही मांग करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समान दृष्टि में देख के भारत के जो नागरिक है, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उसका रिवीजन करने का इलेक्शन कमीशन को हक है। हर किसी को सुविधा मिले अपना वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड कराने का, जो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। वोटर लिस्टों पर खुसूसी नजरसानी का दूसरा मरहला यानी एसआईआर आज से 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू कर रहा है। काउंटिंग शीट की छपाई और बूथ सतह के अफसरान की तरबियत 3 नवंबर तक जारी रहेगी। गिनती का मरहला 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को शाये की जाएगी। इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। तस्दीक और समाअत 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगी। इनके लिए वोटर लिस्टें अब गैर रियासती हैं और अब उनकी फहरिस्त 12 हैं। बूथ लेवल के अफसरान फिलहाल रजिस्टर्ड वोटरों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शीट से तकसीम करेंगे। ये शीट्स उनकी मौजूदा वोटर की मालूमात पर मुश्तमिल होगी। अगर उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी आया तो उन्हें कोई इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की जरूरत नहीं है। हतमी वोटर लिस्ट अगले साल 7 फरवरी को शाये की जाएगी। दूसरे मरहले में उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी की जाएगी। इस मरहले में आसाम को छोड़कर 4 रियासतें भी शामिल हैं, जहां अगले साल के अवाइल में यानी 2026 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। 12 रियासतों में जहां एसआईआर दूसरे मरहले में कराया जा रहा है, वहीं तकरीबन 510 मिलियन वोटर्स हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, जिनकी तादाद 154.4 मिलियन है। इसके बाद बंगाल में 76.6 मिलियन, तमिलनाडु में 64.1 मिलियन, मध्य प्रदेश में 57.4 मिलियन, राजस्थान में 54.8 मिलियन और छत्तीसगढ़ में 21.2 मिलियन वोटरों की तादाद है। मुल्क का दूसरा क्लाउड सीडिंग ट्रायल दारुल हुकूमत दिल्ली में मुकम्मल हो गया है। अगले चंद घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखी जा सकती है। हुकूमत ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के लिए मसनूई बारिश कराने का मंसूबा बनाया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक कानपुर से उड़ने वाला तैयारा मेरठ के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ और उसने क्लाउड सीडिंग की। इसका मकसद मसनूई बारिश के जरिए हवा में मौजूद आलूदगी को कम करना है, ताकि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को बेहतर बनाया जा सके। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के माहौलियात के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के मयूर विहार, शुमाली करोल बाग, भोजपुर, सादिकपुर और साथ में बुराड़ी इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई है। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग
सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। और कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को हाई कोर्ट से बड़ा धचका लगा है। हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने रियासती हुकूमत के उस हुक्मनामे पर रोक लगा दी जिसमें निजी तंजीमों को सरकारी जगहों पर तकरीब मुनक्किद करने के लिए पेश की इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया था। इस हुक्म को आरएसएस की सरगर्मियों को निशाना बनाने वाले इक़दाम के तौर पर देखा गया। जस्टिस नागा प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने हुकूमत की हिदायत पर उबूरी रोक लगा दी। केस की अगली समाअत 17 नवंबर को होगी। हुकूमत की हिदायत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त आपको बता दें कि पिनास सेवा संस्था की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें दलील दी गई थी कि इक़दाम निजी तंजीमों के कानूनी काम को अंजाम देने की हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। और रियासती बीजेपी सदर पीवाई विजेंद्र ने कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच के हुक्म पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सिद्धरामैया हुकूमत के लिए बड़ा धचका है, आज इंसाफ हो गया है। Naturally, it's a big setback for Siddaramaiah government. Priyanka Kharge, from last couple of weeks, was discussing on banning RSS and all these issues. Probably with this High Court judgment, the state government has to shut its mouth. Because of today's judgment, justice has prevailed. और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन सेशल्स के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहुंचे और आज से तमिलनाडु का 3 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे। कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर नायब सदर जमहूरिया का उनका इस्तकबाल किया गया। ये ओहदा संभालने के बाद उनका पहला दौरा है। वो कोयम्बटूर, तिरुपुर, मदुरई और रामनाथपुरम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कोयम्बटूर सिटीजन फोरम कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नायब सदर को मुबारकबाद देगा। नायब सदर जमहूरिया टाउन हॉल कॉरपोरेशन बिल्डिंग में महात्मा गांधी के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद वो कोयम्बटूर में पेरूर मठ में शांतालिंगा रामासामी अडिगलार के 100 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया शाम को त्रिपुर पहुंचेंगे और महात्मा गांधी और त्रिपुर कुमारन के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। 29 अक्टूबर को नायब सदर जमहूरिया त्रिपुर में एक पुरवकार तकरीब में शिरकत करेंगे और शाम को मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में पूजा करेंगे। नायब सदर जमहूरिया अक्टूबर को रामनाथपुरम जिले के पासमपोन, मथुरा, मिलंगा, थियोर जयंती की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कबल अज़ीं अपने सेशल्स के दौरे में उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पीटरक हरमनी की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। इसके बाद वो सेशल्स से कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए रवाना हुए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख से खिलाड़ियों की एक टीम गुजरात के एकता नगर में मुनक्किद होने वाले खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हुई है। टीम को लद्दाख यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर ताहिर हुसैन जब्दवी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीम में लद्दाख के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं जो भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद होने वाली कौमी तकरीबात के दौरान मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगी। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी है 150, तो पूरे देश से स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा बाकी कल्चरल ट्रूप्स वगैरह भी गुजरात की तरफ जा रहा है। एक मैसेज है पूरे देश के लिए कि एक यूनिटी और इंटीग्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उसकी अहमियत है, इत्तेफाक की कितना अफादियत है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पैगाम है, ये मैसेज जो है, ये पूरे देश को पहुंचाने के लिए तो नेशनल लेवल पर यूनिटी डे यानी एकता दिवस जो है मनाया जा रहा है।
और शदीद समुद्री तूफान मोंथा के पेश नज़र भारत का महकमा मौसमियात मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों को ज़रूरी इंतबाह जारी कर रहा है। IMD के मुताबिक तूफ़ान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा साहिल के करीब टकरा सकता है। ताहम तूफ़ान का असर 29 तारीख को कम हो जाएगा। पूरे मामले को समझने के लिए हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से बातचीत की। हमारे साथ IMD के DG इस वक्त मौजूद हैं। सर, अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है और किस तरीके से चक्रवात आगे बढ़ रहा है? आज पूर्वाह्न में चक्रवात मंथा एक भीषण चक्रवात के रूप में पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। जैसे पहला रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। मछलीपट्टनम से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पे, काकीनाडा से 240 किलोमीटर दूरी पे यह केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए एक भीषण चक्रवात के रूप में आंध्र प्रदेश तट को आज शाम और रात के बीच में हिट करेगा काकीनाडा के आसपास। तब इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 km/h, गस्टिंग टू 110 km/h। उसके बाद धीरे धीरे वीक हो जाएगा। 29 तारीख सुबह ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और 29 तारीख नून तक वीक होते हुए एक डिप्रेशन के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा, जबकि विंड स्पीड सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सो डैमेजिंग विंड नहीं होगा। सो आज शाम से शुरू करके 29 तारीख सुबह तक स्पेशली जो आंध्र प्रदेश, साउथ उड़ीसा एंड साउथ छत्तीसगढ़ एंड एडजॉइनिंग तेलंगाना एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होगा और विंड भी मैक्सिमम रहेगा। और मैक्सिमम विंड आंध्र प्रदेश के ऊपर होगा, मोस्ट वल्नरेबल एरिया, फॉलोड बाय साउथ उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़। आप किस प्रकार से राज्यों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं? ये जो लेटेस्ट अपडेट इसकी है, हर 3 घंटे हम सभी राज्यों जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सभी स्टेट्स को हम अपडेट कर रहे हैं अबाउट करेंट स्टेटस, फ्यूचर फोरकास्ट साइक्लोन की, हेवी रेनफॉल की, विंडफॉल की, स्टॉर्म सर्ज की, डैमेज एक्सपेक्टेड। हम ये एडवाइस दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर शुड बी रेगुलराइज्ड। सिमिलरली एविएशन, जितना एयरपोर्ट है उसको भी हम वार्निंग दे रहे हैं और जो ऑनशोर ऑफशोर इंडस्ट्रीज है, पोर्ट्स है, सभी को हम वार्निंग दे रहे हैं। आंध्र की जो काकीनाडा के आसपास जो नॉर्थ और साउथ को जितना सारे पोर्ट्स है सभी ग्रेट डेंजर सिग्नल 10 दिया गया है। टोटल फिशिंग ऑपरेशन को सस्पेंड करने के लिए एडवाइस भी दिया गया है। IMD की जो DG हैं उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन समान जो राज्य हैं उनके साथ हो रहा है ताकि ये जान माल की हानि ना हो। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक तमगा जीतने वाली PV सिंधु ने 2025 के सीजन के बाकी तमाम BWF टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला अपने पांव की चोट ठीक होने पर तवज्जो मरकूज करने के लिए लिया है। सिंधु को ये चोट यूरोपीय सर्किट के आगाज से कबल लगी थी। सिंधु ने कहा कि यूरोपीय सर्किट से पहले पांव की चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। सिंधु ने कहा कि उन्होंने ये फैसला अपनी स्पोर्ट्स टीम और तिब्बी खास तौर पर मशहूर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला से मशवरा करने के बाद किया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने सर्बिया के नोवी साद में मुनक्किदा अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मुल्क का पहला तलाई तमगा जीता। सुजीत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को 10-0 से हराकर भारत के लिए तलाई तमगा जीता। सुजीत ने मालदोवा के पहलवान को 12-2 से शिकस्त देकर अपने करियर का आगाज किया और आइंदा राउंड में उन्होंने पोलैंड के पहलवान को तकनीकी बर्तरी से 11-0 से इससे कबल भारतीय खवातीन कुश्ती टीम ने 5 कांसे के तमगे और 2 चांदी के तमगे जीतकर टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।